नमस्ते बच्चों। हम लोग बोर समरफील्ड मॉडल देखे थे और फिर डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली डुअल नेचर वाली चीज हम लोगों ने देखी थी। उसमें हम लोगों ने वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखा था कि वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, और फिर किसी एटम के लिए भी उन्होंने क्या बोला था, और एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई कहाँ से आया था, ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को आगे बढ़ना है, बट आगे बढ़ने से पहले आज एक क्वेश्चन करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लिखते हैं क्वेश्चन, लिखिए। देखिए, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम्स। Now all electrons accepts x electron volt of energy, accepts x electron volt of energy and moves to higher orbit. Now all the electrons returns to ground state, and a total of 6 different lines are obtained in the spectrum. Some of the lines have energy equal to x electron volt, some greater than x electron volt, and some less than x electron volt. What is the value of x? मतलब determine x. ये क्वेश्चन है हमारा, है ना? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बोला गया है हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में प्रेजेंट है। अब सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, और किसी हायर ऑर्बिट में चले जा रहे हैं, और अब वहां से ग्राउंड स्टेट में रिटर्न कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। जब रिटर्न कर रहे हैं तो हमें स्पेक्ट्रम में टोटल 6 डिफरेंट लाइंस मिल रही हैं। ठीक है, ये बोला गया है, और ये बोला गया है जो लाइंस मिली हैं हमें, उनमें से कुछ की एनर्जी तो एक्स के बराबर है, बट कुछ की एनर्जी एक्स से ज्यादा है और कुछ की एनर्जी एक्स से कम है। तो बताना है हमें कि एक्स की वैल्यू क्या है। तो वीडियो को पॉज करिए आप लोग और इसको ट्राई करिए, पहले कोशिश करिए एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आंसर निकाला? चलिए हम लोग अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इस चीज पे आते हैं। हमें 6 डिफरेंट लाइंस मिल रही हैं, कब? जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में जा रहा है तब। तो 6 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? तो n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 बाई 2, ये फॉर्मूला था नंबर ऑफ लाइंस का। और ग्राउंड स्टेट में जा रहा है तो इसका मतलब n1 कितना होना चाहिए? तो 1 होना चाहिए, तो यहाँ रख देते हैं। तो 6 इज इक्वल टू n2 माइनस 1 इंटू n2 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2। तो ये माइनस 1 प्लस 1 तो कैंसिल हो गया,
और ये इधर आके 12 हो जाएगा। इसका मतलब n2 इंटू n2 माइनस 1 इज इक्वल टू 12। तो इसका मतलब ये दिख रहा है कि ये 4 और ये 3 होगा तभी ऐसा होगा। n2 से एक कम, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लीजिए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा n2 में, उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। वहां से n2 की दो वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव वाला पॉसिबल नहीं है, पॉजिटिव वाला ही होगा। नेगेटिव में तो ऑर्बिट नंबर हो नहीं सकता। या फिर ऐसे ही देख लेते हैं हम लोग, 4 और 3 कर दे तो 12 हो जाएगा। और 4 में से 1 ही कम है, 3 1 कम होना भी चाहिए, मतलब n2 की वैल्यू 4 आ जाएगी। मतलब ये हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ गया था, किस ऑर्बिट में गया था। ये हमें पता चल गया कहाँ गया था, तो फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गया था x इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्सॉर्ब करके। x इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्सॉर्ब करके वो किसी ऑर्बिट में था। ये ऑर्बिट कौन सा है हमें नहीं पता। हाँ, ये पता चल गया कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया था, तो फोर्थ ऑर्बिट में गया था। और यहां से यहां जाने के लिए इसने कितना एनर्जी लिया था, तो x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अब बोला क्या जा रहा है कि जब वो वापस ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो जो लाइंस हमें स्पेक्ट्रम में मिल रही हैं उनमें से कुछ की एनर्जी x के बराबर है। x के बराबर कैसे आएगी, तो जब एग्जैक्टली जहां से गया था एग्जैक्टली उसी ऑर्बिट में वापस जाए तो हमें x इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा। जितना डेल्टा ई यहाँ से यहाँ का होगा उतना ही यहाँ से यहाँ का होगा। निकालने का तरीका तो एक ही था डेल्टा ई का, चाहे लोअर सायर में जाए चाहे हायर से लोअर में, डिफरेंस तो वही रहेगा। यहाँ से यहाँ जाएगा तो x देना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ आएगा तो x मिलेगा हमें। चलिए ये तो हो गया कि x यहाँ से यहाँ आएगा तो मिल जाएगा। लेकिन ये भी बोला जा रहा है कि साथ में कुछ ऐसी भी लाइंस हैं जिनकी एनर्जी x इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, और कुछ ऐसी भी हैं जिनकी x से ज्यादा भी है। अब ये कैसे पॉसिबल है, x से कम भी हो x से ज्यादा भी हो। कैसे हमें कम एनर्जी मिल सकती है, x इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी। तो कम एनर्जी तभी पॉसिबल है जब यहां पे एक और ऑर्बिट हो और इलेक्ट्रॉन पहले ही रुक जाए। इसके डिफरेंस से कम होगा ना ये डिफरेंस, इन दोनों ऑर्बिट का जो डिफरेंस है उससे कम होगा ये डिफरेंस, क्योंकि ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस ऐड करेंगे तब ये वाला डिफरेंस आएगा ना, तो ये कम होगा। तो यहां पे हमें लेस देन x इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। बोली बात समझ में आ रही है। अच्छा, यहां वाला भी तो लेस देन x ही होगा ना, यहां वाला भी लेस देन x ही होगा, क्योंकि इसको और इसको ऐड करके ये x आएगा, है ना। तो ये भी x से कम होगा, ये भी x से कम होगा। ठीक है, तो x से कम वाला तो दिख गया हमें, इसमें भी x से कम मिलेगा, इसमें भी x से कम मिलेगा। हाँ, लेकिन उसके पहले क्या होना चाहिए, बीच में एक ऑर्बिट होना चाहिए। मतलब इसके बाद एक ऑर्बिट होना चाहिए। कौन सा ऑर्बिट होना चाहिए, चलिए देखते हैं देखते हैं। ये भी बोला जा रहा है कि x से ज्यादा भी मिलेगा। x से ज्यादा कब मिलेगा, x से ज्यादा तब मिलेगा जब इलेक्ट्रॉन, इसका डिफरेंस x है, x से ज्यादा डिफरेंस आइए तो और बड़ा करना पड़ेगा ना गैप, इसके ऊपर तो जाना नहीं है। मतलब क्या है, इसके आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए आगे ऑर्बिट होना भी तो चाहिए, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। अगर ऑर्बिट होगा ही नहीं तो आगे बढ़ कहां पाएंगे। इसका मतलब है कि इस ऑर्बिट के बाद भी एक ऑर्बिट होना चाहिए, तभी इसका डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन x इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। बात समझ में आ रही है। अगर ये डिफरेंस x है तो x से ज्यादा डिफरेंस के लिए हमें और बड़ा करना पड़ेगा ना गैप। तो हमने बड़ा किया, बड़ा करने के लिए क्या हमें कंडीशन मिल रही है कि इसके आगे भी एक ऑर्बिट होना चाहिए। अब ये वाला ऑर्बिट फोर्थ ऑर्बिट है, ये वाला ऑर्बिट फोर्थ ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट के पहले एक ऑर्बिट, इस ऑर्बिट के बाद में एक ऑर्बिट। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि ये सेकंड ऑर्बिट होना चाहिए, ये थर्ड ऑर्बिट हो जाएगा तब, और ये फर्स्ट ऑर्बिट हो जाएगा। नहीं, यही तो मतलब निकल रहा है ना, कि ये वाला ऑर्बिट के बाद भी एक ऑर्बिट हो जाए, इस वाले ऑर्बिट के पहले भी एक ऑर्बिट हो जाए, और ये फोर्थ ही ऑर्बिट हो। तो ये तभी पॉसिबल है एक ही कंडीशन में कि ये वाला ऑर्बिट थर्ड, ये सेकंड और ये फर्स्ट हो। इसका मतलब अब हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में था, वहां से x एब्सॉर्ब करके फोर्थ में गया था। मतलब x क्या है, तो x बेसिकली क्या है, सेकेंड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट के बीच का एनर्जी डिफरेंस है। किस एटम में, हाइड्रोजन एटम में। तो अब x की वैल्यू निकाल देते हैं। E नॉट है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर
1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना है। नहीं, बात समझ में आ रही है ना? ये 1/4 माइनस 1/16 तो 3/16 आएगा यहाँ पे, तो 13.6 इंटू 3/16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही हो गया x का वैल्यू। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है ये। इस तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसको, वीडियो पॉज करिए और नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखिए, हेडिंग डालिए, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पहले इसका स्टेटमेंट हम लोग वहां पे नोट कर लेते हैं, लिखते हैं, लिखिए, इट इज नॉट पॉसिबल, it is not possible it is not possible to determine position and momentum of a moving object accurately and simultaneously. Position and momentum of a moving object accurately and simultaneously. लिखा? इस प्रिंसिपल का कहने का मतलब क्या है कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का पोजीशन और मोमेंटम दोनों हम लोग एक साथ एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर हम लोग किसी एक चीज में एक्यूरेसी बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज में एक्यूरेसी कम हो जाएगी। अगर हम लोग पोजीशन को ज्यादा एक्यूरेटली मेजर करने लगेंगे तो मोमेंटम में एक्यूरेसी कम हो जाएगी। अगर मोमेंटम को ज्यादा एक्यूरेटली मेजर करने लगेंगे तो पोजीशन में एक्यूरेसी कम हो जाएगी। ये कहना है इस प्रिंसिपल का। हालांकि ये प्रिंसिपल सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए बोला गया था, बट इसको हम लोग जनरली भी यूज कर लेते हैं। सिर्फ सब एटॉमिक को नहीं, किसी के लिए भी इसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं। हालांकि नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए बोला गया है, बट क्वेश्चन बनाने के लिए बना दिया जाता है, हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो वापस से आते हैं। बोला गया है कि पोजीशन और मोमेंटम एक्यूरेटली एक साथ कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। इन्होंने फिर एक एक्सप्रेशन दिया था। एक्सप्रेशन क्या दिया था? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। जहां पे डेल्टा एक्स को क्या बोला गया? तो इसको बोला गया अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। और डेल्टा पी को क्या बोला गया? तो इसको बोला गया अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या कि एक चीज होती है एरर, एक चीज होती है एरर और एक चीज होता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या? ये चीज किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होगी कि उसके पोजीशन में अनसर्टेनिटी और उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा h अपॉन 4 पाई से बड़ा या उसके बराबर होगा। ठीक है, अच्छा, इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, डेल्टा एक्स इंटू
डेल्टा ऑफ पी का मतलब mv, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम ए, इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। और मास को अगर हम लोग कांस्टेंट मान ले, वेरिएबल ना माने तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, डेल्टा x इंटू डेल्टा v, m बाहर निकाल देते हैं, मास को कांस्टेंट मानते हैं, इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m, m इधर ले आते हैं। तो दोनों तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, ये भी लिखा जाता है और ये भी लिखा जाता है। जहां पे डेल्टा v क्या हो जाएगा, तो डेल्टा v हो जाएगा अनसर्टेनिटी इन स्पीड, ठीक है, अनसर्टेनिटी इन स्पीड। समझ में आ रही बात? अनसर्टेनिटी है क्या? जैसे सपोज करिए बोला गया कि इस पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन 100 मीटर है, ठीक है, इस पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन 100 मीटर है, इस पॉइंट से कहां पे है, तो 100 मीटर पे है, और इसमें एरर है प्लस माइनस 1 का, एरर को ऐसा हम लोग डिनोट करते हैं प्लस माइनस 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 मीटर हम लोग उसका पोजीशन बता रहे हैं, बट उसमें एरर हो सकता है, कितने का एरर हो सकता है, 1 का। मतलब वो क्या है, ऑब्जेक्ट 1 मीटर आगे भी हो सकता है और 1 मीटर पहले भी हो सकता है। हम लोग एक्यूरेटली तो मेजर करते नहीं कभी, कुछ ना कुछ एरर तो रहता ही है। तो एरर कितने का है, 1 का। इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन 100 प्लस 1 तक जा सकता है या 100 माइनस 1 तक जा सकता है। मतलब वो ऑब्जेक्ट 99 से लेके 101 तक कहीं भी हो सकता है। तो अनसर्टेनिटी कितने का है, तो अनसर्टेनिटी ये पूरा है कितना, 2 मीटर। अनसर्टेनिटी कितना है, 2 मीटर। बात समझ में आ रही है? अनसर्टेनिटी अलग चीज है, एरर अलग चीज है। अनसर्टेनिटी मतलब क्या है, हो सकता है वो ऑब्जेक्ट यहां हो, हमें क्या पता चल रहा हो कि यहां, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। एरर कितने का, 1 का है, तो पीछे हम लोग मैक्सिमम 1 जा सकते हैं और आगे भी मैक्सिमम कितना जा सकते हैं, 1। इस बीच में कहीं भी हो सकता है। अगर मैक्सिमम की बात करें कि मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट यहाँ हो और मैक्सिमम हमें पता चल रहा हो कि यहाँ, यही तो हो सकता है मैक्सिमम। तो अनसर्टेनिटी लेना है, डेल्टा एक्स लेना है, तो कितना लेंगे, तो 1 नहीं लेंगे, 2 लेंगे। बात समझ में आ रही, 2 मीटर। क्या सपोज करिए बोला गया कि एक क्यूब है, एक क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस क्यूब का एज लेंथ है L, ठीक है, इस क्यूब का एज लेंथ है L, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मूविंग है, वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस क्यूब के अंदर कहीं भी, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन के पोजीशन में मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितने का हो सकता है, ये हमें बता दें। मैक्सिमम अनसर्टेनिटी, ये इलेक्ट्रॉन इस क्यूब के अंदर है, ये हमें पता है, ठीक है। तो मैक्सिमम अगर बात करें तो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी होगा, इस क्यूब के अंदर कहीं भी घूम रहा होगा। एक्चुअल में हो सकता है कि वो यहां हो और हमें पता चल रहा हो कि यहां, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन यहां और हमें पता चल रहा हो कि यहां, ठीक है, या हो सकता है यहां हो, हमें पता चल रहा हो यहां। तो मैक्सिमम अगर डिस्टेंस की बात करें तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, क्यूब के अंदर कोई मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सा होता है, तो बॉडी डायगोनल होता है, बॉडी डायगोनल बोलते हैं इसको। ये पीछे वाला कॉर्नर और ये सामने वाला कॉर्नर, इसको अगर मिला दिया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी डायगोनल। मैक्सिमम डिस्टेंस किसी क्यूब के अंदर बॉडी डायगोनल का ही होता है। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन यहाँ और हमें पता यहाँ चल रहा हो, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, इससे बड़ा कोई डिस्टेंस किसी क्यूब के अंदर पॉसिबल नहीं। तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी, किसी क्यूब का जो बॉडी डायगोनल होता है उसका लेंथ कितना होता है, तो पता है नहीं पता है, √3L, ठीक है, क्यूब का बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना होता है, √3L। तो ये मैक्सिमम अनसर्टेनिटी पॉसिबल है। या इसी तरह सपोज करें किसी स्फीयर के अंदर एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इस इलेक्ट्रॉन के पोजीशन में कितने का हो सकता है। तो किसी भी स्फीयर के अंदर जो मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल है वो डायमीटर का ही पॉसिबल है, 2r के बराबर। इस इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स पॉसिबल है वो कितना पॉसिबल है, तो 2r के बराबर, इससे ज्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम है ना। चलिए खैर, पहले आप लोग ये जो ऊपर लिखा है वीडियो पॉज करिए
और ये जो ऊपर लिखी हुई चीज है इसको नोट करिए और फिर बात करते हैं हम लोग। कुछ कुछ नोट करिए इसको। नोट कर लिए? चलो, इसमें क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है? बोला जाएगा अ कार of mass 50 kg is moving with a speed of 100 meter per second with an uncertainty of 5%. Calculate uncertainty in its position. ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। मास हमें कार का दे दिया गया 50 केजी, इसकी स्पीड बता दी गई और स्पीड में जो अनसर्टेनिटी है वो बता दी गई है। बताना है पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितने का होगा। तो करेंगे क्या, यहाँ पहले डेल्टा वी निकाल लेंगे। डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 100 का 5%, मतलब ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमें डेल्टा एक्स निकालना है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो डेल्टा, ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, डेल्टा एक्स हमें निकालना है। डेल्टा वी हमारा कितना है, तो 5 है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, बट सॉल्व करने के लिए हम लोग इक्वालिटी लेके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जब इस तरह का न्यूमेरिकल बनाया जाता है तब हम लोग इक्वालिटी लेके सॉल्व कर लेंगे। एच की वैल्यू में पता ही है 6.6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर कितना, याद है नहीं याद है? 6.6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -34 अपॉन अपॉन में आ जाएगा 4 इंटू पाई इंटू इसका मास हमें दिया गया है 50 केजी। ऐसा यूनिट्स में रखना है, केजी में रखेंगे मास। तो यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू इसको इधर ले जाके कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल इसमें बनाए जाते हैं, सिंपल से न्यूमेरिकल होते हैं, बहुत आसान होता है, कुछ है नहीं उसमें डिफिकल्ट। सब वैल्यूज आपको दी रहेगी, या तो डेल्टा एक्स दिया जाएगा, डेल्टा वी निकालना होगा, या डेल्टा वी दिया जाएगा, डेल्टा एक्स निकालना होगा। या और करेंगे तो डेल्टा एक्स दे के डेल्टा पी निकलवाएंगे, डेल्टा पी दे के डेल्टा एक्स निकलवाएंगे। ये इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? चलिए, अच्छा आप लोग को एक बात ये आइडिया है कि किसी एटम के न्यूक्लियस का रेडियस किस ऑर्डर का होता है? किसी एटम के न्यूक्लियस न्यूक्लियस का रेडियस किस ऑर्डर का होता है, पता है? नहीं, किसी एटम के न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो जनरली इस ऑर्डर का होता है, 10 रेज़ टू दी पावर -15 मीटर के ऑर्डर का होता है, ठीक है। ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन है, याद रख सकते हैं। इसको यूज करके अभी हम लोग ये क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन हम लोग वहां पर लिखिए, यूजिंग हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल using Heisenberg's principle, prove that an electron cannot exist inside the nucleus of an atom. An electron cannot exist inside the nucleus of an atom. देखा, हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल को यूज करते हुए ये प्रूव करना है कि किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और न्यूक्लियस के बारे में हमें क्या पता है कि उसका रेडियस 10 रेज़ टू दी पावर -15 मीटर के ऑर्डर का होता है। ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता ही है,
कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। चलिए वीडियो पॉज करिए और ट्राई करिए प्रूव करने का कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हो गया? चलो कैसे प्रूव करेंगे? मान लेते हैं ये किसी एटम का न्यूक्लियस है, मान लेते हैं, ठीक है, और ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है, ये मान ले रहा हूं, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियस के अंदर है तो इसके पोजीशन में मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितने का होगा? तो इसके डायमीटर का मतलब 2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होगा, ये डेल्टा एक्स हो गया, इंटू डेल्टा वी निकालते हैं हम लोग, इज इक्वल टू एच 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 4 इंटू पाई है 3.14 इंटू एम कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत? यहाँ पे 10⁻⁻31 कैंसिल होगा, -3 बचा रह जाएगा, है ना। 31 में 34 में 31 गया, 3 बचा रहेगा। अच्छा यहाँ 10⁻⁻15 है, यहाँ आएगा 10⁻⁻15, ऊपर जाएगा तो 10⁻15 हो जाएगा, और यहाँ 10⁻⁻3 है, तो बचेगा कितना? 10⁻12 ऊपर बचा रह जाएगा, है ना। तो डेल्टा वी क्या आ जाएगा? 6.6 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू एक 2 भी आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली बात कर रहे हैं, है ना। इसका ऑर्डर अगर बस पता किया जाए, ये क्या हो गया? 12 हो गया, लगभग 12 से थोड़ा ज्यादा होगा, और ये 9, 12 इंटू 9 108, 108 इंटू 2 216, 220 मान लीजिए, 230 मान लीजिए, 250 मान लीजिए, चलिए इसको 250 मान लेते हैं, और यहाँ कर देते हैं 660, मतलब इससे पावर में से 2 निकाल लेते हैं, 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 660 अपॉन 250 इंटू 10⁻10 ऐसा बचेगा। अप्रोक्सीमेशन हम लोग ले रहे हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें बस इससे मतलब है ऑर्डर से, इस ऑर्डर से हमें मतलब रहेगा, है ना। लास्ट में ये वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, 1 से बड़ी ही वैल्यू होगी, है ना। 1 से क्या, इनफैक्ट 2 से कुछ बड़ी होगी, 2 पॉइंट समथिंग होगा, है ना, इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, ऐसा आ गया डेल्टा वी। मतलब इलेक्ट्रॉन के स्पीड में जो अनसर्टेनिटी है वो 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻10 किस ऑर्डर का आ रहा है? 10⁻10 मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का अनसर्टेनिटी। मैक्सिमम स्पीड हमें आज तक जो पता है किसी चीज की, वो कितनी पता है? तो स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻9 मीटर पर सेकेंड, 10⁻9 के ऑर्डर का होता है, और यहां अनसर्टेनिटी 10⁻9 से ज्यादा है, 10⁻10 के ऑर्डर का है। अगर अनसर्टेनिटी ज्यादा है स्पीड ऑफ लाइट से, तो उसकी इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होगी वो तो और ज्यादा होगी। अगर अनसर्टेनिटी ही ज्यादा है तब तो स्पीड और ज्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन लाइट की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से मूव करने लगेगा अगर उसको न्यूक्लियस के अंदर रख देंगे तो, जो कि पॉसिबल नहीं है। कोई ऑब्जेक्ट अभी तक हमें नहीं पता है जो लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड से मूव करे, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल दैट इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। समझ में आ रही है बात? चलो तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं ना। अब हम लोग आते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे। बूर्स समरफील्ड मॉडल के बाद जो मॉडल आया है वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। हेडिंग डालते हैं वहां पे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम।
क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। देखा? चलो, अब जब डी ब्रॉगली साहब ने इस चीज को एस्टैब्लिश कर दिया था कि हम लोग किसी भी चीज को दो नेचर से देख सकते हैं, या तो उसको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं या फिर उसको एज अ वेव ट्रीट कर सकते हैं। तो जब ये बात हो गई, किसी ऑब्जेक्ट अगर वो मूव कर रहा है तो उसको हम लोग वेव की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, तो इन्होंने वही किया। ये मॉडल ये मॉडल एक्चुअली दिया है, एक साहब थे एरविन श्रोडिंगर। श्रोडिंगर साहब, श्रोडिंगर हम लोग बोलते हैं। तो उन्होंने ये मॉडल दिया है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक वेव की तरह कंसिडर किया और ये पूरा मॉडल उन्होंने बताया। उन्होंने ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर नहीं करके उन्होंने किस तरीके से कंसिडर किया? वेव। वेव इलेक्ट्रॉन को क्या माना? एक वेव। बोलते हैं हम लोग कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इज बेस्ड अपॉन वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पे बेस्ड है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि एक नई चीज इन्होंने लाई। बोस मॉडल में हम लोग बोले थे कि इलेक्ट्रॉन शेल में रहते हैं। उसके बाद बोस समरफील्ड मॉडल में बोला गया कि शेल का पार्ट होता है सब शेल, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इस मॉडल में एक और नई चीज इंट्रोड्यूस की गई। इस मॉडल में बोला गया कि शेल होता है, शेल का पार्ट होता है सब शेल, और सब शेल का पार्ट होता है ऑर्बिटल। एक नई चीज यहां पे इन्होंने इंट्रोड्यूस की, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है, कैसा होता है, ये हम लोग देखेंगे, अभी बात करेंगे। इन्होंने क्या बोला कि शेल होता है, शेल का पार्ट होता है सब शेल, और सब शेल का पार्ट होता है ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट रहते हैं? तो ऑर्बिटल्स में। ऑर्बिटल्स क्या है? तो सब शेल का पार्ट है। सब शेल क्या है? तो शेल का पार्ट है। जो वहां पे बोला गया था वो चीजें ठीक है, चल रही हैं, बट अब थोड़ा और मॉडिफाई हो गई। शेल का पार्ट सब शेल का पार्ट ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है। ठीक है, इन्होंने एक इक्वेशन भी दिया। इन्होंने एक इक्वेशन दिया। एक्चुअली होता क्या है, आप लोग आगे चल के फिजिक्स में पढ़ेंगे कि अगर कोई वेव होता है तो उसको हम लोग किसी फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी वेव को फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जनरली आप लोग जो पढ़ेंगे वो ए साइन ओमेगा टी, इस तरीके से वेव को रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई किसी भी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, या इस तरह से बहुत तरीके हैं वेव को रिप्रेजेंट करने के। खैर, तो आप लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में, आप लोग को पढ़ना है, पूरा एक चैप्टर है वेव्स पे बेस्ड, उसमें आप लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो वेव को हम लोग किसी फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन भी एक वेव है। तो इलेक्ट्रॉन का जो वेव है उसको भी हम लोग किसी फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को अगर वेव मान रहे हैं तो उस वेव का कोई फंक्शन होगा, उस फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं शाई से। इस तरीके से डिनोट किया जाता है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन। इलेक्ट्रॉन वेव का फंक्शन है, या फिर एम्पलीट्यूड भी बोला जाता है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक इक्वेशन दिया, ऐसा एक इक्वेशन जिसको हम लोग बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है? इक्वेशन d2 psi by dx स्क्वायर प्लस d2 psi by dy स्क्वायर प्लस d2 psi by dz स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर इंटू e माइनस v इंटू psi इज इक्वल टू 0। है ना? बड़ा सा एक इक्वेशन है।
डरना नहीं है, देख के याद हो जाएगा, कुछ है नहीं, वो सिंपल सा है। ये तो बहुत सिंपल सा टर्म है याद करने के लिए, डी टू शाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी टू शाई बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी टू शाई बाई डी जेड स्क्वायर। मतलब शाई का डबल डेरिवेटिव करना, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, एक बार जेड के रिस्पेक्ट में, डबल डेरिवेटिव है ना। ये वाला टर्म है 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी इंटू शाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कौन सा टर्म क्या है, 8 पाई तो समझ में आ ही रहा है, एम एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच प्लैंक्स कांस्टेंट ही, ई क्या होता है, तो ई होता है इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, और वी होता है इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी। ई है इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी और वी है इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी, और साई को तो हम लोग अभी डिफाइन किए, इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। तो ऐसा उन्होंने इक्वेशन दिया। अच्छा, इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, डेल डेल ऑपरेटर डेल टू शाई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू शाई इज इक्वल टू 0। इसको बोला जाता है डेल ऑपरेटर। डेल का मतलब है, डेल स्क्वायर लिखा गया है, सिंपली अगर डेल है तो डेल का मतलब क्या होगा, जिसके आगे लगा है उसका डेरिवेटिव, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, एक बार जेड के रिस्पेक्ट में। डेल टू शाई वाई लिखा गया मतलब सेकंड डेरिवेटिव लेना है, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में इसका सेकंड डेरिवेटिव, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, एक बार जेड के रिस्पेक्ट में। डेल स्क्वायर डेल टू बोलते हैं, डेल टू शाई है ना, इसको बोल देते हैं डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर मतलब जिसके आगे लगा है उसका डेरिवेटिव लेना है, एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में, और एक बार z के रिस्पेक्ट में। खैर, हम लोग को इस पे नहीं जाना है, इस पे रिसर्च नहीं करना है हमें, हमारे लिए बस हम लोग को इस इक्वेशन को याद रखना है, और इसमें कुछ बहुत ज्यादा हम लोग को डिस्कशन भी नहीं करना है। ये इक्वेशन क्या है बस ये याद रखना है। इनफैक्ट क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और आपको ऑप्शंस बना के कहीं कुछ कुछ चेंज करके दे दिया जाएगा, यहाँ पे एक बार एच स्क्वायर की जगह एच लिख दिया जाएगा, यहाँ पे साई की जगह साई स्क्वायर लिख दिया जाएगा, इस तरह से कुछ कुछ चेंज करके ऑप्शंस बना के दिए जा सकते हैं। तो हमें ये इक्वेशन बस सिंपली याद रखना है, इस पे हमें रिसर्च नहीं करना है, ये हमारे हमसे हायर लेवल की चीजें हैं, इस पे रिसर्च, ठीक है, आगे पढ़ाया जाता है क्या कि इसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, नहीं फिजिक्स में हल्का फुल्का बताया गया होगा। अगर किसी इक्वेशन में डी डी वाई या डी एक्स इस तरह का टर्म आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व भी किया जा सकता है ना, नहीं, जैसे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, और फिर इंटीग्रेट कर देते हैं, वाई इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और साथ में कांस्टेंट आ जाएगा। तो अगर कोई ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है तो उसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। सेकंड ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर को भी सॉल्व किया जा सकता है, अलग तरीका होता है थोड़ा सा सॉल्व करने का, लेकिन सॉल्व किया जा सकता है। बट इसका जो सॉल्यूशन है वो हमारे लेवल की चीजें नहीं है, वो हमसे हायर लेवल की चीजें हैं, तो हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। हाँ, हो क्या रहा है कि ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए नहीं, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए भी है। अब अगर इलेक्ट्रॉन किसी शेल के, किसी सबशेल के, किसी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो बहुत सारे ऑर्बिटल हो सकते हैं, क्योंकि शेल बहुत सारे हैं, बहुत सारे सबशेल्स हैं। फर्स्ट शेल में सबशेल होगा, सेकंड शेल में सबशेल होंगे, थर्ड शेल में सबशेल होंगे, उन सबसेल्स में अलग अलग ऑर्बिटल्स होंगे, तो अलग अलग जगह इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है, और अगर अलग अलग जगह इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उनकी एनर्जी भी अलग अलग होगी। ऐसा तो है नहीं कि हर जगह चाहे इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल के, किसी भी सबशेल के, किसी भी ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो, हर जगह एनर्जी सेम होगी, ऐसा तो होगा नहीं। एनर्जी एक्चुअली आती कहाँ से है, तो एनर्जी उसके एक तो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, और एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और वो इस बात पे डिपेंड करती है कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना है इलेक्ट्रॉन का, नहीं, ये बात हम लोग देख चुके हैं। अच्छा, पहले क्या था, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था, तो बस न्यूक्लियस उस पर फोर्स लगा रहा था, अट्रैक्टिव फोर्स। अब कई इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये सपोज करो ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा होगा, बट ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के वजह से भी आपस में कुछ एनर्जी आएगी,
तो इन सब चीजों को कंसिडर करते हुए कि सिर्फ न्यूक्लियस अब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नहीं लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स भी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। जो इसके पहले इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसको रिपेल करेंगे न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस के अगेंस्ट इसको रिपेल करेंगे, और जो इसके बाद होंगे वो न्यूक्लियस की तरफ इसको रिपेल कर रहे होंगे। समझ में आ रही बात? तो इन सब चीजों को कंसिडर करते हुए इस इक्वेशन को यूज किया गया है, इस इक्वेशन को दिया गया है। ये जो एनर्जी है ये भी इन सब चीजों को कंसिडर करते हुए दी गई है, ठीक है। इस इक्वेशन में हम लोग अलग अलग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रखेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस से अलग अलग जगह पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी अलग अलग आएगी। तो ये एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रख के जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ चीजें पता चलेंगी। इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें कुछ चीजें पता चलेंगी। क्या पता चलेंगी? तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमें जो चीजें पता चलती हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। उनको नाम दिया जाता है क्वांटम नंबर्स। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमें जो चीजें मिलती हैं उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? क्वांटम नंबर्स। ये क्वांटम नंबर्स क्या करते हैं? ये क्वांटम नंबर्स हमें ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस शेल के, किस सबशेल के, किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन किस शेल के, किस सबशेल के, किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन इस मॉडल के अकॉर्डिंग कहां पे है? तो इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रेजेंट है? तो शेल का पार्ट सबशेल, सबशेल का पार्ट ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है? ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन का एक तरह से एड्रेस हमें पता चलता है इन क्वांटम नंबर से। इलेक्ट्रॉन हमें ये आइडेंटिफाई करके बताते हैं, ये क्वांटम नंबर्स हमें ये आइडेंटिफाई करके बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस शेल के, किस सबशेल के, किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनके बारे में बात करते हैं हम लोग। पहले ये सारी चीजें हम लोग नोट करते हैं, वहां पे लिखते हैं, वहां पे लिखिए। कुछ स्टेटमेंट्स हमें लिखना है, कुछ चीजें हमें नोट करनी है इस मॉडल में। लिखते हैं, वहां पे लिखना स्टार्ट करिए, लिखिए। दिस मॉडल इज बेस्ड अपॉन, this model is based upon wave nature of electron. This model is based upon wave nature of electron. लिखा? According to this model, according to this model, a shell consists of subcells. A shell consists of subcells and subshell consists of orbitals. And subshell consists of orbitals in which electrons are present. In which electrons are present. लिखा? श्रोडिंग, फिर आगे कंटिन्यू करिए, देखिए। Schrodinger considered electron to be a wave. Schrodinger considered electron to be a wave and presented an equation. And presented an equation. And presented an equation. और फिर ये इक्वेशन वहां पे नोट करिए। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हेडिंग डाल के ये इक्वेशन वहां पे नोट करिए, दोनों इक्वेशन, ठीक है।
नोट कर लिया, ये दोनों इक्वेशन नोट कर लिए। चलिए कौन सी चीज क्या है ये लिख लीजिए। साई को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन और एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। साई को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। लिखा। उसके बाद ई को लिख लीजिए टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वी है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिखा। ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग इस बात पे कि ये जो ऑर्बिटल बोला गया ये है क्या, ऑर्बिटल है क्या। बोला गया कि जैसे बोर मॉडल में हम लोग बोलते थे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस का अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में, या बोर समरफेल्ड में आए तो सर्कुलर भी हो सकता है या फिर एलिप्टिकल भी हो सकता है, ऐसा बोला गया। बट यहाँ पे बोला गया ऐसा नहीं होता है। न्यूक्लियस के अराउंड 3D स्पेस में जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। 3D स्पेस में हम लोग 2D में नहीं रह गए, जैसे सर्कल सर्कुलर ऑर्बिट क्या है 2D की बात हो गई है ना, 2D में अब हम लोग नहीं रह गए, अब हम लोग किस में आ गए 3D में, 3 डायमेंशन में बात हो रही है। मतलब अब सर्कुलर ऑर्बिट जैसी चीज नहीं रह जाएगी, अब क्या होगा स्फेरिकल। मतलब ऐसा है कि एक स्फेरिकल रीजन है, कोई जरूरी नहीं कि स्फेरिकल भी हो, बट एक बार को समझने के लिए हम लोग बात करते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड 3D स्पेस में एक ऐसी जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। वो इलेक्ट्रॉन इतने रीजन में हमें सबसे ज्यादा मिलता है। इसमें मोशन कैसा होता है ये कुछ फिक्स नहीं है, वो रैंडम मोशन होता है। हाँ, न्यूक्लियस यहाँ है तो उससे एक फिक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। वो इलेक्ट्रॉन कहीं भी इस तरीके से कहीं भी, हाँ लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे वो सबसे ज्यादा मोशन करता है। तो वो प्रोबेबिलिटी अब निकाली जाती है कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे कितनी है। हो सकता है न्यूक्लियस के अराउंड ये जो हम लोग बता रहे रीजन, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो कहीं भी हो सकता है। तो हमने हमने क्या किया, अलग अलग जगह प्रोबेबिलिटी निकाली। तो जैसे ये न्यूक्लियस है हमारा, सपोज करिए ये न्यूक्लियस है हमारा, इसके अराउंड एक जगह है। ये अब 3D में बात हो रही है ना, 2D में मत देखिएगा, ये किसमें हो रहा है 3D में है ना। इस न्यूक्लियस के अराउंड 3D स्पेस में एक जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ये डॉट डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डॉट डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी। वो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे कहीं भी मूव कर सकता है कहीं भी। हाँ लेकिन ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ना, इधर सबसे ज्यादा मूव करता है, सबसे ज्यादा टाइम अपना इधर ही स्पेंड करता है। अब ऐसा नहीं रह गया कि न्यूक्लियस ऐसे 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 जो हम लोग पहले बोलते थे सर्कुलर रिवॉल्व कर रहा है, ऐसा नहीं रह गया। वो 3D में पहले तो इमेजिन करिए इसको पहले, है ना, ये पूरा इस तरह कहीं भी मोशन कर सकता है। आगे चल के मैं आप लोग को दिखाऊंगा भी ये चीज, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा होता है ऑर्बिटल में, तब और चीजें क्लियर होंगी। तो ये पूरा रीजन है, इलेक्ट्रॉन इधर भी रहता है, ऐसा नहीं कि इधर नहीं रहता, इधर रहता है बट इधर कम टाइम के लिए रहता है, इधर उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, इधर उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ऐसा 1s ऑर्बिटल होता है। हम लोग आगे अभी चल के पढ़ेंगे जो चीज सोमरफेल्ड मॉडल में बोली गई थी कि सेल का पार्ट सबशेल होता है, तो उन सबशेल्स का नाम रख दिया गया है। उन सबशेल्स का नाम यहाँ पे रख दिया गया, एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल, एफ सबशेल। फर्स्ट ये 1s लिखे हम लोग, तो ये क्या है, फर्स्ट शेल का एस सबशेल, फर्स्ट शेल का एस सबशेल। हम लोग को 4-5 सबशेल देखने हैं, एस पी डी एफ। तो ये क्या 1s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट शेल का एस सबशेल।
उसका एक ऑर्बिटल ऐसा है, फर्स्ट शेल का जो एस सब शेल है उसका ऑर्बिटल कुछ ऐसा होता है। आगे चल के हम लोग इसको फिर से देखेंगे, हमें बहुत सारे ऑर्बिटल्स का शेप देखना है कैसा होता है। तो ये 1s जो है वो कुछ ऐसा होता है। ये जो रीजन देख रहे हैं ना, इधर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन इधर भी है, इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि इधर नहीं है, इधर भी है, बट इधर उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है, इधर उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो अब ऐसा नहीं रह गया है कि न्यूक्लियस से फिक्स डिस्टेंस है वहीं पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, चाहे वो सर्कुलर हो या इलिप्टिकल हो, ऐसा नहीं रह गया है। उस पूरे रीजन में कहीं भी हो सकता है। हाँ, कुछ उस पूरे रीजन में भी कुछ रीजन है जहां पे उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो अब बात प्रोबेबिलिटी पे आ जाती है। ऑर्बिटल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं हम लोग कि न्यूक्लियस के अबाउट 3 डायमेंशन में एक ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उसको बोला जाता है ऑर्बिटल। लिखते भी हम लोग इस चीज को, वहां पे लिखिए, नोट करिए, ऑर्बिटल। देखिए, रीजन इन 3D स्पेस, रीजन जगह है ना, वजह वाली चीज नहीं, रीजन मतलब जगह है ना। रीजन इन 3D स्पेस, रीजन इन 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, around the nucleus where probability of finding the electron, where probability of finding the electron is maximum, where probability of finding the electron is maximum. लिखा? चलिए, तो अब है क्या चीज कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमने क्या बताया, हमें क्या मिलता है? क्वांटम नंबर्स। हम लोग को 4 क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ना है, हम लोग को 4 क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ना है। एक पहला बोला था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा बोला जाता है अजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा बोला जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ बोला जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में, डिटेल में हमें इसकी बात करनी है, देखना है कि कौन सा क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमें सिर्फ 3 क्वांटम नंबर मिलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो फोर्थ क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, वो हमने बाद में खुद से ऐड किया है, उसकी बाद में जरूरत पड़ी इसलिए उसको खुद से ऐड किया गया। वो क्वांटम नंबर हमें इस इक्वेशन के सॉल्यूशन से नहीं मिलता है। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमें सिर्फ 3 क्वांटम नंबर्स मिलते हैं। ठीक है, इस चीज को भी हम लोग वहां पर नोट करते हैं, लिखते हैं, लिखिए, लिखिए इस चीज को। ऑन सॉल्विंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, we get 3 quantum numbers. We get 3 quantum numbers. पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड इज अजीमुथल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, एंड थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लिखा? ये क्वांटम नंबर्स क्या करते हैं, ये हमें बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस शेल के, किस सब शेल के, किस ऑर्बिटल का पार्ट है, किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन क्वांटम नंबर्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको देखेंगे कि ये क्वांटम नंबर्स क्या करते हैं, हमें कैसे बताते हैं, क्या बताते हैं,
क्या हम लोग इन क्वांटम नंबर्स के हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन की बात कर ले, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो 8 है। तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन किस सेल के किस सब शेल में प्रेजेंट होंगे, किस ऑर्बिटल में कितने प्रेजेंट होंगे, ये हमें बताता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना हम सीखेंगे। हालांकि आप लोगों ने सीखा होगा, मतलब 11th के पहले 2 8 8 18 इस तरह से लिखते हैं, तो वो एक तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। बट अब हम लोग दूसरा तरीका एक सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, ठीक है। ज़्यादा डिटेल्ड में अब हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए, तो ये सारी चीज़ें अब हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज का लेक्चर को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसके आगे अब नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा, ठीक है। थैंक यू।